नमामि धन्व ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का जो सेशन हुआ वो आप लोगों को फेसबुक पे नहीं दिख रहा होगा। जो मैंने अश्वगंधा पे चर्चा किया वह यूट्यूब चैनल पे दिख रहा होगा। डॉक्टर अरविंद पाठक पीएचडी आयुर्वेदा पुणे ऐसे करके यूट्यूब चैनल है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। मेरा जो सेशन होता है केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के लिए होता है। जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं कि हम बिना डिग्री के, बिना एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ के, बिना रसशास्त्र और द्रव्य गुण पढ़ के हम लोग खुद ही चिकित्सा कर सकते हैं, वो लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उन लोगों के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। जो लोग समझते हैं तो वो लोग ना, उनका भगवान ही कल्याण करे। क्योंकि जो घमंड होता है ना, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोन आ रहे हैं बहुत सारे जो मेरा वीडियो देख के ही इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको कुछ डायग्नोसिस नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो अभी वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं जो डॉक्टर नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपने कर्म के खुद भागी हैं। अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा फल, लेकिन गलत जो है वो गलत है। इलीगल काम ना करिए। मैं ये प्लेटफॉर्म से सभी को बताना चाहता हूँ, जो लोग डॉक्टर नहीं है कृपया इलाज ना करें। डॉक्टर के पास ही भेज के इलाज करें। अपने आप को ये मत सोचिए कि हम बहुत होशियार हैं और हम किसी का कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को भगवान धन्वंतरी मत समझिए। मुझे पीएचडी करने में 9 साल लग गया, एमडी करने में 3 साल लग गया, बीएमएस करने में 5.5 साल लग गया। तो इतना तपस्या करके, मेहनत करके मैंने इतना पढ़ाई किया है। तो और जो लोग केवल 2-3 किताब पढ़कर, यूट्यूब देख के और लेक्चर सुन के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको अभी भगवान ने बुद्धि दिया है, तो बुद्धि का गलत उपयोग ना करें। यहाँ से मैं अपील कर रहा हूँ, अगर जिसको करना है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। अब चोर हैं, डाकू है, समाज में चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, तो ये लोग उसी तरह के हैं जो बिना डिग्री के ही इलाज कर रहे हैं। और अब जो लोग ले रहे हैं वो भी तो बहुत महान है ना, कि बिना डॉक्टर से ही इलाज करा रहे हैं। 2 पैसा बचाने के लिए गलत चिकित्सा क्यों करना है, और करवाना भी क्यों है। चले, यहाँ पर बहुत सारे वैद्य लोग आए हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वैद्य शशि तिवारी मैडम, डॉक्टर भारती मैडम, डॉक्टर भोसले जी, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर चंपा मैडम, डॉक्टर प्रीति मैडम। तो मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं। आप लोग अगर कोई केस रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ना आंख के चारों ओर डार्क सर्कल्स होते हैं। तो ऐसे कॉस्मेटिक पर्पज के लिए लोग आते हैं कि हमें डार्क सर्कल्स का इलाज बताइए। तो पहले तो यह अनुवांशिकता से भी हो सकता है, हेरिडेटरी कारण से हो सकता है। फिर कभी कभी पांडु रोग अगर होता है, खून की कमी होती है, उसके वजह से ये डार्क सर्कल्स होते हैं आंख के चारों ओर।
तो हमें वहां पे रक्त व स्रोतस कैसा है, रस व स्रोतस कैसा है, वो देखना चाहिए। कभी कभी पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, मलावष्टम्भ होता है, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं। वो तो हमें मलावष्टम्भ को डायग्नोज करके, चिकित्सा करके, और वो डार्क सर्कल्स पे हम इलाज कर सकते हैं। कभी कभी वात व्याधि होती है, वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं। कभी कभी बहुत सारा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, केमिकल यूज करने की वजह से, मतलब पूरा अलग अलग जो ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद जो चेहरे पे केमिकल थोपा जाता है अच्छा दिखने के लिए, उसके साइड इफेक्ट की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। कभी कभी सन एक्सपोजर होने की वजह से, किसी किसी को सूर्य की जो सनलाइट है उसका अल्ट्रावायलेट रेज और यूवी रेज जो है, इंफ्रारेड और यूवी रेज, वो ज्यादा सन का एक्सपोजर सहन नहीं होता है, उसकी वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं। कभी कभी गर्भाशय संबंधित विकृतियां होती हैं, पेट में गर्भाशय है स्त्रियों का, तो वो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, इरेगुलर मेंसेस, उनसे रिलेटेड कोई हार्मोन इम्बैलेंस वगैरह हो रहे हैं, उसके वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। कभी कभी ट्यूबेक्टोमी हो गया, और उसका साइड इफेक्ट की वजह से आंखों के चारों साइड इफेक्ट के रूप में ट्यूबेक्टोमी होने की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। कभी कभी पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है और उसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। जो बच्चे लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप और मोबाइल पे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वो सकारात्मक है कि विकार वाला है, नकारात्मक है, वो अलग बात है, लेकिन मोबाइल का, लैपटॉप का ज्यादा यूज होना या गेम्स देख रहे हैं, तो आंखों पे जितना प्रेशर आएगा उसकी वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इसी तरह से मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल्स होते हैं। या फिर शरीर में अगर विटामिन ई बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। या फिर शरीर में मज्जा धातु बहुत कम हो गया, मतलब जितना प्रमाण में चाहिए वह कम होने लगा, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। तो पहले तो हमें हेतु देखना है कि डार्क सर्कल्स आंखों के चारों ओर क्यों हो रहे हैं। अगर हो रहे डार्क सर्कल, तो हेतु की चिकित्सा हेतु बंद करके उस हिसाब से चिकित्सा हमें करनी चाहिए। और फिर क्या करना है कि कुछ लेप वगैरह लगाने हैं, जैसे कि पुनर्नवा और अनंता, मतलब सारीवा, इसका लोकल एप्लीकेशन में पानी में घोल के लेप लगाना है। इसी तरह से शरीर में मल का जो कलर है वो अगर हमने अच्छा कर दिया, तो डार्क सर्कल्स अपने आप अच्छे हो जाते हैं। इसके लिए चरक संहिता में सूत्र स्थान में चौथा अध्याय में पुरुष विरंजनीय गण बताए हैं, जो मल को प्राकृत अवस्था में ला देता है। वो गण ही ऐसे हैं जो पक्वाशय पे काम करते हैं, कटु अवस्था पाक को अच्छा करते हैं, पुरुष को अच्छा कलर लेके आते हैं। तो पुरुष विरंजनीय गण अगर दे दिया जाए तो उससे डार्क सर्कल्स अच्छे होते हैं। आयुर्वेद जो है वो लोकल एप्लीकेशन तो बताते ही हैं हम कॉस्मेटिक के लिए वो बताते, लेकिन हम पूरा पेट में मल तक हम लोग देखते हैं, दोष धातु मल, मल तक हम काम करते हैं, तो अपने आप डार्क सर्कल्स अच्छे हो जाते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद में यापना सिद्धि अध्याय बताए हैं, सिद्धि स्थान में, उसमें मुस्ताद यापन बस्ती जो बताए हैं, वो हम देते हैं तो मज्जा अच्छा हो जाता है, और डार्क सर्कल्स जो है वह आंखों के आगे अच्छा हो जाता है। चेहरा जो होता है वो शुक्र का स्थान है, तो अपान की दृष्टि के वजह से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इसलिए मुस्तादी यापन बस्ती जो है वो यापना करती है, रस से लेके शुक्र तक सभी धातुओं की यापना करती है। तो मुस्तादी यापन बस्ती देने से डार्क सर्कल्स ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से चेहरे पे कभी कभी काले दाग आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, तो उसमें या चेहरा काला पड़ जाता है, धब्बे आ रहे हैं तो वो एक्ने की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी है एक सिम्टम या व्याधि। और दूसरा है कि चेहरा काला पड़ गया है, उसका कारण ये होता है कि शरीर में, स्त्री में या पुरुष में शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से शरीर का चेहरा जो है वो काला हो, क्योंकि शुक्र का जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब शुक्र हमारे शरीर में कैसा है वो चेहरा देख के ही हम बता सकते हैं। तो चेहरा अगर काला हो रहा है तो मतलब शुक्र का क्षय हो रहा है। या फिर बहुत ज्यादा हाई बीपी हो रहा है, हाइपरटेंशन बहुत लिमिट से ज्यादा हो रहा है, तीव्र रक्तदाब की वजह से चेहरा काला हो सकता है। या आयुर्वेद के हिसाब से जो मृत भक्षण जन्य पांडु है, मिट्टी खाने की वजह से जो पांडु हुआ है, उसके वजह से चेहरा काला हो सकता है। या राजयक्ष्मा की अंतिम अवस्था में जब बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला अलग बात है, अभी राज यक्ष्मा की अंतिम अवस्था जब रहती है
उस टाइम में भी बहुत ज्यादा चेहरा काला पड़ जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, राज्य ट्यूबरकुलोसिस से भी राज्य हो सकता है, या एड्स से भी हो सकता है। अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय दोनों वजह से चेहरा काला पड़ जाता है। दूसरा चौथा है जो मैंने मिक्स कर दिया, मैं अपने सर के नोट से पढ़ा रहा हूँ। मेरे आदरणीय सर ने ये सब मराठी में बताया है, मैंने वो पढ़ते पढ़ते गड़बड़ हो गया। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, कोई ऐसे काम करे या जैसे पेट्रोल भरने के उधर काम कर रहे हैं और दिन भर गाड़ियां आ रही है और गाड़ी का धुआं रह रहा है, तो धुएं में काम करना या फिर फैक्ट्री में काम करना, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, यहाँ जहाँ पे धुआं का हो रहा है वहां पे चेहरा काला हो जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल चेहरा पे चिपक जाते हैं और चेहरा क्लीन नहीं किया जा रहा है, रोज साबुन से क्लीन नहीं किया जा रहा है, तो वो चिपकने की वजह से चेहरा काला हो जाता है। या फिर जो ऑयली फेस वाले लोग जो रहते हैं, उनपे कोई धूल मिट्टी वगैरह लग गया, उसकी वजह से चेहरा काला दिखता है। या हेरिडेटरी कारण होते हैं कि उनके परंपरा में, उनके घर में शुक्र अच्छा है, सब चीज अच्छा है, लेकिन चेहरा काला है। तो ये भी हमें देखना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर अजय देवगन को आप देखेंगे, बॉलीवुड स्टार को, तो आप बोलेंगे कि वो काला है, सांवला है, वो क्यों, उसका चेहरे पे क्यों नहीं ओज है और वो गोरा क्यों नहीं है, जैसे राहुल गांधी पे है। या राजीव गांधी को आप देखिए, कितना चेहरा ओजस्वी दिखता था, राजीव गांधी का चेहरा एकदम एकदम ब्राइट। तो ऐसा अजय देवगन का क्यों नहीं? तो वो हेरिडेटरी कारण है कि वो है ही वैसा, सांवला चेहरे वाला ही है वो। अब वो मेकअप भी क्यों लगेगा? स्त्रियां तो लगा सकती हैं बॉलीवुड की हीरोइन, लेकिन अजय देवगन इतना मेकअप होके गोरा थोड़ी ना दिखेगा, जो है वो नेचुरल कलर दिखेगा। दूसरा क्या है कि और कारण हो सकते हैं कि चेहरा काला क्यों दिखता है। नॉर्मल से काला दिखना ऐसा नहीं है कि हम पूरा एकदम ब्लैक लोगों को हम पूरा गोरा की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो निस्तेज क्यों दिख रहा है, तो उसका कारण हो सकता है कि शरीर में मूत्र जो है, यूरिन जो है, ठीक से बाहर नहीं जा रहा है। तो किडनी के प्रॉब्लम में भी ऐसा हो सकता है, या लीवर के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी चेहरा निस्तेज हो गया है, पहले की अपेक्षा काला हो गया है। या फिर मज्जा धातु की विकृति हो रही है, चिंत्याति चिंतना, रस व स्रोतस की दृष्टि हो गई है, मज्जा की विकृति या चिंता बहुत ज्यादा होना, उसकी वजह से जो रस का प्रेरण कार्य है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप होता है, और वह रसव स्त्रोतक और मज्जा व स्त्रोतक और शुक्र व स्त्रोतक सभी को दुष्ट करता है। तो ये कारण हो सकता है। वात प्रकोप शरीर में बढ़ेगा जहां पर भी धातुओं में गड़बड़ी हो रही है, तो कृष्ण वैवर्णता आने लगती है। तो अब चिकित्सा पे अगर हम आते हैं, तो पहले तो हेतु देख के और बहुत डीप में जाना पड़ता है। यहाँ पर जो केस टेकिंग होता है वो इतना डीप में नहीं होता है, हमें पेशेंट को बार बार बुला के, बार बार करके केस को अच्छे से समझना चाहिए। मैं एक और सर के पास जाता था, वैद्य दिवाकर जुएकर सर, तो उनके पास पेशेंट आते थे ना, तो जो भी लिमिटेड टाइम होता था वो केस टेकिंग करते थे, लेकिन एक फॉलोअप, दो फॉलोअप, या एक महीना, दो महीना में भी नहीं पता चलता था। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कभी कभी तीन तीन चार चार महीने के बाद हमें पता चलता था कि ये हेतु की वजह से ये हो रहा है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पेशेंट आता था, मैं ये बात बता रहा हूँ, 1999 की बात बता रहा हूँ। मैं उस टाइम पे सेकेंड ईयर में था। अ, हाँ, सेकेंड ईयर में था। तो एक पेशेंट आते थे, तो वो बहुत ज्यादा ना, और उनके बाल नहीं थे, पूरा टकले हो गए थे। तो वो ना सर दर्द की बीमारी से बहुत परेशान थे। तो सर दर्द के लिए हमारे सर ने उनका पूरा केस टेकिंग किया, और फिर पित्त की चिकित्सा की, कफ की चिकित्सा की, वायु की चिकित्सा की। ठीक ही नहीं हो रहे, पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों हेडेक हो रहा है। अब सीवियर पेन होता था उनका, सब कुछ, सब ऐसे करते रहे, पता ही नहीं चल रहा था। गोदंती भस्म दिए, शिरशुलादि वज्र रस दिए, सुशेखर रस दिए, मतलब दुनिया भर के रक्त मोक्षण कराए, विरेचन कराए, पता, क्योंकि हेतु नहीं समझ आ रहा था। जब 3 महीना ट्रीटमेंट हो गया, तो पेशेंट वैसे का वैसे ही है, लेकिन उनको विश्वास था हमारे सर पे। वो सर बहुत वयोवृद्ध वृद्ध वैद्य हैं। तो फिर सर ने एक बार उनको बिठाया और उनका पूरा सा दिनचर्या और ये सब का पूरा डिटेल में, सारे पेशेंट को उस दिन बंद किया कि आज मैं इनका केस टेकिंग करूंगा। 2-3 घंटे बिठाया और पूरा उनका हेतु निकाला। तो पता चला कि पुणे के वो एक ली मेरिडियन करके एक होटल था, अभी भी है, वो 5 स्टार होटल में रात को वो उधर जाते थे, और वो मैनेजर थे वहां पे। और ये बात तो उन्होंने नहीं बताया था, और ये डॉक्टर को भी नहीं पता चला था। तो वहां पे लड़कियां जो आती थी, नाइट क्लब जो हमारे पुणे टाइम्स में आता है ना,
या बॉम्बे टाइम्स में पेज 3, जो छोटे छोटे कपड़े पहन के जो स्त्रियां डांस करती है, पार्टी करती हैं, शराब पीती हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाती है, वैसा वो देखते थे। और उनका शुक्र वेग जो आ रहा था उसका अवरोध कर रहे थे। और आयुर्वेद में क्या बोला है, धारणीय वेग में काम का वेग को रोकना है। लेकिन अगर शुक्र का वेग आ रहा है और उसको अगर आपने रोका तो वायु का प्रकोप होता है। वेगान न धारियत न उदीरियत। तो वो शुक्र का वेग इतना रोकते थे क्योंकि उनको देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता था। और वह रोकने की वजह से उनको हेडेक हो रहा था, क्योंकि अपान वायु बार बार वही 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 हो रहा है। शुक्र को निकाल नहीं रहे लेकिन वेग आ रहा है, इरेक्शन हो रहा है, शुक्र निकलना चाहते हैं लेकिन रोक रहे हैं। और वो अनमेरिड ही थे। और पूरा वो वायु का इतना प्रकोप और हेडेक हो रहा था। तो शुक्र वेग निरोध का चिकित्सा क्या बताया हमारे आयुर्वेद में, कि वृक्ष दवाइयां देके शुक्र को मतलब निकालना है। और फिर मासरस देना है, बकरे का अंडा देना है, अंडकोश देना है, मुर्गी का अंडा देना है, वृक्ष दवाइयां देके और शुक्र को स्खलित करना है। ये थोड़ा बताया है उसमें। तो यह उन्होंने किया और उनका हेडेक पूरा तरह से ठीक हो गया। तो हेतु का कितना ज्यादा महत्व है। और एक और केस ऐसा ही आया था जमदग्नि सर के पास। जमदग्नि सर के पास एक पेशेंट आए थे, उनको ना इनफर्टिलिटी था एक मैडम का। तो सर इलाज कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से विष जा रहा था। ये पता ही नहीं चल रहा था कि विष जा कहाँ से रहा है शरीर में। और वो भी अर्क का विष जा रहा था शरीर में। ऐसे सिम्टम दिख रहे थे अर्क का विष। तो उन्होंने सर ने भी बहुत ऐसे ट्रीटमेंट दिया, समझ नहीं आ रहा था कि विष कहाँ से तो शरीर में जा रहा है। सब हेतु बन के प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना है, दिन में नहीं सोना है, सब चीज बंद करा के। और तो भी नहीं पता चल रहा था। तो बाद में हेतु पता चला कि वो उनका घर ऐसे फ्लैट में था जो पुणे में एक जगह है, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल जो है, जो लता मंगेशकर जी ने बनाया है, उसके पास था। और वहां पे वैकुंठ नाम का जो शमशान है उसके पास उनका घर था। तो जो लाश जलाते हैं, डेड बॉडी, तो उसका धुआं उधर तक जाता था, उनके फ्लैट तक उड़ के जाता था। एक और दूसरा विष का कारण और था, वहां पे झाड़ियां थी बहुत ज्यादा। और अर्क के पूरे वृक्ष थे, ऐसे वहां पे बड़े बड़े वृक्ष थे। और उसका हवा जो था, मतलब जो डेड बॉडी का जलाया हुआ हवा जाके उसमें मिक्स होके अर्क के जंगल में और फिर उनके घर पे जाता था। ये विष का उनको हेतु मिला। फिर उसके हिसाब से सर ने फिर ट्रीटमेंट दिया, अगध द्रव्य दिए, जो धतूरा और ये अर्क के ऑपोजिट एंटीडोट है वो दिए। और उनको कहा कि आप घर बदल दीजिए। जब उन्होंने बदला तो उनका इनफर्टिलिटी भी ठीक हो गया। और फिर ट्रीटमेंट भी सक्सेसफुल हो गई। ऐसे बहुत सारे हेतु होते हैं जो हमें निकालना, और एक फॉलोअप में नहीं पता चलता है, बहुत उसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करना पड़ता है। तो ये चीजें हो गई। तो एक और बात है कि अगर चेहरा काला पड़ रहा है, मैं और 2-3 एग्जांपल से और बताऊंगा कि हेतु का कितना ज्यादा महत्व रहता है, लेकिन पहले भी इधर फोकस करते हैं। तो अगर चेहरा काला पड़ रहा है तो हमें क्या करना है, पहले हेतु तो सेवन करना बंद करना है। और हरितकी को देना है, हरितकी का कल्क देना है। फिर गोक्षरादि गुगुल देना है, और वो भी चूस चूस के लेना है। ऐसे अगर ले दिन में 3 बार गोक्षरादि गुगुल या गोक्षुरादि काढ़ा अगर दें तो वह चेहरे का कालापन को ठीक कर देता है। गोक्षुर जो है वह शुक्रल है, वृष्य है, और अपान की दृष्टि को ठीक करता है। तो वो देखना है हमें। मूत्र अगर ठीक से नहीं निकल रहा है या किडनी का प्रॉब्लम है, चेहरा काला पड़ रहा है, तो गोक्षरादि क्वाथ वृष्य भी है, शुक्र को भी बढ़ाता है। फल त्रिकादि क्वाथ देंगे अगर बहुत ज्यादा चेहरा काला पड़ रहा है। फल त्रिकादि क्वाथ लेने से चेहरा गोरा होने लगता है। इसी तरह से जटामांसी का फांट, अगर माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो जटामांसी का फांट देंगे। उसी तरह से ज्वरग्न योग देंगे, क्योंकि ज्वर के वजह से चेहरा काला पड़ता है। तो यहाँ पे मानसिक ज्वर होता है या इंद्रियों में ज्वर होता है, तो ज्वरग्न योग देंगे। और शीर कल्याणक घृत का बस्ती देंगे, जो राजयक्ष में हम बताए। हमें पेशेंट नॉर्मल दिख रहा है लेकिन उसके धातुओं का पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए शीर कल्याणक घृत का बस्ती देंगे। उसके बाद में शतावरी देंगे, नारसिंह रसायन देंगे ब्रहण के लिए, और कपालभाति प्राणायाम देंगे। तो जो चेहरा काला हो गया है वह ठीक होता है। और शुक्र क्षय है तो शुक्र क्षय की चिकित्सा, अति तीव्र रक्तचाप है तो उसकी चिकित्सा, मृत भक्षण जन्य पांडु है तो उसकी चिकित्सा, राजयक्ष में है तो उसकी चिकित्सा, धूल में काम उसकी चिकित्सा। ऐसे जो भी कारण है उस पे काम करते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं।
हाँ सर, इसमें तो बहुत अच्छे से बोला। देखिए, बात में तो बोला ही गया है, काश काश उष का मतलब काष्ठ मतलब कालापन। तो बात की व्याधि जो भी होगी, 80 तरीके के जो बात लोग हो रहे हैं, उसमें डिस्कलरेशन होता होता है। और वो जो है बहुत बड़ा कहा था कि वाद दृष्टि मतलब मज्जा दृष्टि मतलब शुक्र का विलोम गति से क्षय। तो शुक्र भी, चेहरा शुक्र का स्थान है। और शुक्र के स्थान में अगर शुक्र का पात हो रहा है, या शुक्र का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या शुक्र का शोधन नहीं हो रहा है, तो भी ये काल रंग, चेहरे का रंग होता है, डाला जाता है। इसीलिए कमेश्वर मोदक बोला गया है कि लोकली अप्लाई करने से एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो एक्नी भी जो है शुक्र की वजह से ही एक्नी, जिसका जिसका आर्तव दुष्ट है या जिसका शुक्र दुष्ट है, या हार्मोन आप देख लो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिस्टर्ब है, या टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर नहीं है, स्पर्म के काउंट कम है, स्पर्म में पल्स है, तो भी जो है, या फैक्टोज कम है, तो भी चेहरे पे मलिनता सी आनी शुरू हो जाती है। ओज, ओज में भी यही बोला गया है, विवेति दुर्बलो भीषण ध्यायति व्यथित इंद्र दुष्छाया दुर्मना। तो दुष्छाया मतलब उसका कलर डार्क कलर का होना शुरू हो जाता है। ओज शुक्र का मल है। ओज शरीर की सर्व धातुओं का सार है। और ओज की नाश मतलब कोई गंभीर बीमारी की आगमन। तो इसके मतलब रक्त दृष्टि है, और रक्त दृष्टि है, रस दृष्टि है, इसके मतलब कोई ना कहीं ऐसी ना कहीं ऐसी सात व्याधि है, असात व्याधि की तरफ आ रहा है। इसीलिए ओज अष्ट अर्ध अंजलि बोला गया है। लेकिन अष्ट बिंदुआ तक ओज भी जो होता है हृदय में जो है, उसकी वजह से भी palpitation वगैरह, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ब्लड का, मतलब रक्त दृष्टि, मतलब ओज का क्षय वहां पे भी। उसकी वजह से भी जो है डिस्कलरेशन या कलर जो है डल होना शुरू हो जाता है। हार्ट पेशेंट का देख लीजिए, उनका जो है चेहरे में चमक नहीं रहती है। रस, रस दृष्टि, रसी आदमी श्लेष्म मत बोला गया है। और वो स्थान किसका है? त्वचा का। और त्वचा मतलब जिसका रस सार है, तो उसकी त्वचा सार है। त्वचा सारता मतलब त्वचा में निखार है। और अगर त्वचा सार नहीं है, इसके मतलब रस दूषित है। और रस क्या है? रस दूषित क्यों हुआ? क्योंकि आम दूषित हुआ। आम में मतलब आम चाहे वो जठराग्नि लेवल पे हो, या दोषों के लेवल पे हो, या धातुओं के लेवल पे हो, हर आम में चाहे साम रक्त हो, चाहे साम रस हो, या साम पित्त हो, या साम वात हो, सब में ये सिम्टम आए कि जब भी सामता आएगी, तो वो जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द दोष भी नहीं होंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ धातु भी नहीं होगी, मतलब अग्निमांद होगा। तो जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। कमी, कमी एक बहुत बड़ा कारण है। जब कमी का बोला गया है, 3 तरीके के कमी बोले गए हैं, उसमें अमाशयिक कृमि जो है, श्लेष्मक कृमि बोले गए हैं, तो कफ तुष्टि है, तो उसकी वजह से यह पुरुषेस कृमि बोले गए हैं, या रक्तज कृमि बोले गए हैं। और रक्तज कृमि के सिम्टम आप देख लो, तो कोई भी बीमारियों में देख लो, रक्त की बीमारियों में वही सिम्टम आते हैं। पुरुषस कृमि में वात के सिम्टम, क्योंकि वहां पे कफ स्थान, वात स्थान में कफ का दूसरा दोष कफ आ गया है, तो कफ के सिम्टम आ रहे हैं। तो कफ के सिम्टम अगर वात के स्थान में पहुंच रहे हैं, तो कितना बड़ा जो है उसका ब्लेंडर हो रहा है। तो कृमि जब मधुर कफ की वजह से मतलब श्लेष्मता या मधुरता रहती है, तो उसकी वजह से कृमि डेवलप हो जाते हैं। और कृमि डेवलप होना मतलब जो पुरुषस कृमि है, वो के सिम्टम वात के सिम्टम बिल्कुल मैच करते हैं। रक्तज कृमि के सिम्टम, रक्त की बीमारियां जितनी भी आप देख लो, उसमें बीपी, क्या कहते हैं, डायबिटीज, टाइफाइड, टीबी, सब में कृमि है। तो सभी में कृमि का वो रहता है। विष, जैसे आपने बताया, विष जो हमारे शरीर में किसी भी फॉर्म में विष जा रहा है, खाने में, पीने में, सांस ले रहे हैं हम, इवन आजकल पॉलिथीन वगैरह का जो विष चल रहा है, और जो हम लोग कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं, अभ्यंग आचरित नित्यम, वो नहीं कर रहा है कोई भी। स जरा श्रम वातः, वो नहीं कर रहा है कोई। वो चेहरे पे लोग तेल लगाना, बालों में तेल लगाना पसंद नहीं करते। तो इसके मतलब जब आप अभ्यंगी नहीं करोगे, तो पित्त बढ़ेगा, वात बढ़ेगी। और वो जो इस तरीके के सिम्टम जो पित्त के आते हैं, वो घी का सेवन, लोग अब घी खाने पसंद नहीं कर रहे हैं। घी डाइट से हट चुका है आज की डेट में। तो अगर आपके शरीर में स्नेह, जबकि स्नेह सा अयम पुरुषा बोला गया है
कि हर जगह स्नेह होना चाहिए। उसी की चिकित्सा हम लोग करते हैं पंचकर्म में, पूरा स्नेहन से लेके बाहर अभ्यंग, अंदर अंदर स्नेहन स्वेदन के साथ में स्वेदन भी करते हैं, लेकिन वो स्नेह तो देते हैं ना। और वो स्नेह या घृत फॉर्म में या घी घृत तेल बसा मज्जा के फॉर्म में जो भी दे रहे हैं, तो घृत पित्तनलम होला बोला गया है तेल के लिए, कफ के लिए बोला गया है तेल के लिए। और सबसे लाइटेस्ट और सबसे जो जो भी चार स्नेह की योनियां हैं, अब स्नेह की योनियों में भी ये होता है कि कौन सी वो जो प्राणिज है या वनस्पतिक है। हम प्राणी होके वनस्पति की योनियों के वाला घी खा रहे हैं, तो क्या हमारे पे सिम्टम नहीं आएंगे? जो हम आप प्राणी योनि के हो, आप वनस्पतिक योनि का जो है स्नेह पान कर रहे हो, तो अब वनस्पतिक योनि का आपका विरुद्ध आहार हुआ आपका, वो क्या शरीर वो उसके लिए साथ में नहीं है। जो हम आहार ले रहे हैं वो इंद्रिय नहीं है, वो सइंद्रिय नहीं है। इंद्रिय होना जरूरी है, उस आहार का इंद्रिय होना जरूरी है। उसमें उसमें पंच महाभूत बोला गया है, तो उसमें इंद्रियता जरूरी है। वो इंद्रियता नहीं है, तो इसके मतलब आप सइंद्रिय आहार ही नहीं ले रहे हो, और सइंद्रिय आहार नहीं है, तो वो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम व्याधि में होगा, या संचय या स्थान प्रकोप, जो दोष के जो षटकोण बोले गए हैं, व्यक्त विवेदावस्था, व्यक्त और विवेदावस्था स्थान संचय के बाद, तो वो शो कर रहा है वहां पे जाके। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। और जैसे आज की लाइफस्टाइल में हम आज की डेट में प्राणायाम भूल चुके हैं, सपा कपाल भारती अनुलोम विलोम भूल चुके हैं, योगा या एरोबिक्स कर रहे हैं। क्या हम अपना कोष्ठगत व्यायाम कर रहे हैं? हम लोग शाखागत व्यायाम में उतरे हुए और उसको सही मानते हैं। शाखागत ब्राह्म में कर रहे हैं, और उसके आपका कोष शुद्ध नहीं है। आप शाखागत ब्राह्म से क्या कर रहे हो? आप कोष के दोष शाखा में पहुंचा रहे हो, और शाखा में दोष पहुंच रहे हैं, तो फिर आप सोचते हो पसीना निकल रहा है और मेरा वेट कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद आपके कई कई तरीके की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आती है, कई तरीके की प्रॉब्लम आती है। इवन कीटो डाइट आजकल चल रही है। आजकल कीटो, अभी एक पेशेंट आया था, वो जो है 16 आवर्स की फास्टिंग, ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठा हुआ, उसको बहुत सही मान रहे हैं। आज की डेट में उसको पेट में दाबर आद्य मन, हमने कहा अब आप बताइए, आपने तो 16 आवर्स की फास्टिंग की थी, सुबह के समय आप नहीं लेते थे, और 36 घंटे 16 घंटे का आप करते थे। अब आप बताओ, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके चेहरे पे वो हो रहा है, तो आप सही हो कि गलत हो? ये आयुर्वेद के हिसाब से नहीं है। तो ये चीजें आज की जनरेशन नहीं समझ रही है, मोर स्मार्ट मोर इंटेलिजेंट, और वो नहीं समझना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग जो है आज की डेट में बीमार हैं। और इसीलिए स्किन का कलर जो चाहे वो दुष्छाया दुर्मना या एक्नी हो या पिंपल्स हो, या कई नोडुल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं जो नहीं जाते हैं, तो शुक्रगत बीमारियां होना, आर्तव जन रोग होना, और साथ में ओज का क्षय होना, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, जो उसके फर्स्ट इंप्रेशन जो उसका चेहरा होता है या बालों में होते हैं, वो दिखाई पड़ता है। राइट सर? जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। एक तो पेशेंट लोग भी जुड़े हैं, ये कोई विकास कुमार जी हैं? कोई पेशेंट है क्या मुनमुन जी आपके? विकास कुमार जी जी? प्रणाम सर। नहीं, हाँ। पेशेंट नहीं सर, ये मेरा दोस्त है सर। इनके पिताजी पेशेंट है, बट वो आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग। तो ये बोले क्या होता है, अभी एम्स देवघर में ही पढ़ाई करता है, मेरा मित्र है। तो बोला क्या होता है तुम लोग की मीटिंग में, मैं सुनना चाहता हूँ, इसीलिए आया है सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम्म। ये क्या एमबीबीएस कर रहे हैं? हाँ जी सर, एमबीबीएस कर रहा है सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी क्या है ना कि जब डार्क सर्कल हो जाए और फेस में व्यवहारणता आ जाए, चेहरा का कलर अगर चेंज हो जाए, तो चेहरा जो है वो शुक्र का स्थान है। तो हमें शुक्र का पाचन करने वाली दवाइयां देनी है। तो शुक्र का पाचन करने वाली दवाइयां कहाँ मिलेंगी? सुश्रुत संहिता में जो 8 प्रकार के शुक्र दोष हैं, उसकी चिकित्सा जो बताइए वो हम दवाई देंगे, वो शुक्र पाचन योग रहता है। जैसे हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, अस्थि मज्जा पाचक तक देखते हैं, लेकिन शुक्र पाचक को एक दवाई नहीं आता। वहां पे हमें वहां शुक्र पाचक वहां से मिल जाएगा। और शोधन करना बहुत जरूरी है, शुक्र का रक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर स्त्री है तो रज को भी प्राकृत करना जरूरी है। इरेगुलर मेंसेस हैं, स्कैंटी मेंसेस हैं, ग्रंथि मेंसेस हैं,
वाइट डिस्चार्ज है, तो किस तरह का है उसको प्राकृत करना है। और आंख मज्जा से बनी है और आंख के चारों ओर डार्क सर्कल आ रहे हैं, तो मज्जा को भी प्राकृत करना जरूरी है, तभी डार्क सर्कल्स ठीक हो सकते हैं। दूसरा है ऊर्ध्व जत्रुगत में जितने भी अवयव हैं वहां पे वात प्रकोप अगर होता है तो शमन आवश्यक होता है। इसलिए आयुर्वेद में जो नस्य बताए हैं, गंडूश बताए हैं, कर्ण पुराण बताए हैं, यह करते हैं तो डार्क सर्कल और फेस का व्यवहार्यता ठीक हो जाता है। कुमकुम आदि तेल जो है, अगर अच्छा कुमकुम मिले तो वह काम करता है। लेकिन फेयर एंड लवली ने कुमकुम आदि तेल से बहुत ज्यादा झूठा प्रचार कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, वैसा नहीं है। जो चेहरे का ग्लो है, नेचुरल ग्लो है, वही आएगा। तो कुमकुम आदि तेल है वो करने से, वो लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नस से गंडूश और कर्ण पुराण वो करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेट में या कहीं पर भी शरीर में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उसका क्या चिकित्सा है आयुर्वेद में? तो दो कारण से हो सकता है। एक तो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। मोटापा की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। स्किन ऐसे फट जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। और जो लोग अभ्यंग नहीं करते हैं, हमारा जो आयुर्वेद है वो महान साइंस है, मतलब ग्रेट साइंस है। यहाँ पे ऋतुचर्या बताई है, और हेमंत ऋतुचर्या, शिशिर ऋतुचर्या में अभ्यंग बताए, खासकर अभ्यंग तो करना ही करना है। बाकी नित्य कर्म में, दिनचर्या में बोला है अभ्यंगम आचरित नित्यम, मतलब अभ्यंग अभ्यंगम आचरित नित्यम, रोज तेल लगाना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। स जरा श्रम बाधा, वह जरा और श्रम को दूर करता है। और लास्ट में क्या बोलते हैं, विशेषात शिर श्रवण पादेशु, सिर में, कान के ऊपर, सब जगह कान के ऊपर और पैरों में तेल तो जरूर लगाना चाहिए। और उससे क्या होता है, वर्ण और आंखें अच्छी होती है, इंद्रिय अच्छा होता है, सब प्रसन्नता आ जाती है। इसलिए अभ्यंग करना बहुत जरूरी होता है। तो स्ट्रेच मार्क्स फिर कभी नहीं आएंगे। मेरे जितने भी पेशेंट होते हैं ना, जो प्रेगनेंसी में जाते हैं और प्रेग्नेंट हो जाती है माताएं बहनें, उनको मैं अभ्यंग करने के लिए कंपलसरी बोलता हूँ। पूरे ब्रेस्ट पे, फिर उसके बाद पेट पे, पूरे थाइज में, सब जगह अभ्यंग करना है, तो कभी भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते। और दूसरा क्या है कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि स्किन में जो फैट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, तो वहां स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं। और लूज स्किन जो फैट के पार्टिकल्स के बीच में सेटल हो जाती है, और उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। वाइटिस डिस्कलरेशन भी होते हैं और स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, सफेद सफेद ऐसा स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है। गर्भिणी में या अदर, तो वहां पे गर्भिणी में अगर हो रहा है तो छठवें सातवें महीने में जो मक्खन होता है, मराठी में लोणी बोलते हैं, तो कृष्ण भगवान मक्खन कहते थे, नवनीत, उसको रोज लगाना है वहां पे, पेट पे, सब जगह। और खाने में भी नवनीत रखना है। नवनीत जो होता है वो मज्जा धातु को अच्छा करता है, क्योंकि घृत है वो शुक्र पे काम करता है। हमारे सर बताते हैं कि गाय चारा खाती है, चारा खाने के बाद एक अग्नि का कार्य होता है, उसके बोधक कप से एक अग्नि का काम होता है। फिर वो पेट में जाके पचता है, फिर वो दूध बनता है। दूध को हम मंथन क्रिया से दूध निकालते हैं, फिर दूध को तपाते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर उससे फिर उसको फर्मेंट करने के लिए रखते हैं, दही बनाते हैं, दही से छाछ बनाते हैं, छाछ बनाने के बाद हम उसका मक्खन निकालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर घी बनता है। तो इतनी सारी अग्नि की प्रक्रिया होती है। तो जो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक एक अग्नि की प्रक्रिया करते हुए नवनीत जो है वह मज्जा पे काम करता है, घृत है वो शुक्र पे काम करता है। तो नवनीत अगर मज्जा पे काम करना है तो नवनीत खाना चाहिए। और यहाँ गर्भिणी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हमें रोज लगाना चाहिए, खाने के लिए भी देना चाहिए। बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ और नर्व सेल का ग्रोथ अच्छा होगा। इसलिए कृष्ण भगवान जो थे वो नवनीत खाते थे, और कितने बुद्धिमान थे वो। उसी तरह से जो किक्विस का एक लेप होता है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, घटक द्रव्य है, वो मैं बताऊंगा। और जलौका लगाना चाहिए। अगर स्ट्रेच मार्क्स आ गए और पेशेंट हमारे पास आ रही है, इस साड़ी पहनने के लिए हमको तकलीफ होती है, इतने स्ट्रेच मार्क्स आ गए पेट में, तो जलौका लगाना चाहिए। तिल तेल का अभ्यंग करना चाहिए, और तिल तेल का अभ्यंग करके एक्सरसाइज करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अदर कॉजेज कुशिंग सिंड्रोम्स की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। स्टेरॉइड का इंटेक ज्यादा हुआ कंटिन्यू तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। हेरिडेटरी कारण के वजह से होता है। और जो सुकुमार लोग होते हैं वो थोड़ा मेहनत करने लगे तो उनको स्ट्रेच मार्क्स आता है। तो ये हमें देखना चाहिए। दूसरा है कि कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो सन बर्न्स के पेशेंट आते हैं, तो बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह आते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या बताता है कि आंवला, पुनर्नवा और आम्र हरिद्रा जो रहता है, उसका अगर लेप लगाएं
तो सन बर्न नहीं होता है। अब बहुत सारे गोरे लोग होते हैं ना, वो धूप में थोड़ा जाएंगे तो उनका चेहरा काला हो जाए, जहां सन एक्सपोजर होगा वो काला होगा, बाकी शरीर गोरा रहेगा। तो ऐसे में आम्ल की पुनर्नवार आम्रहरिद्रा, इसका अगर लेप लाए तो वो ठीक रहता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। कोई पेशेंट आए हैं क्या? मैं बीच बीच में पेशेंट का भी पूछ रहा हूँ। हाँ, रवि जी आए गए हैं, रवि जी। रवि जी, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ। जी सर, नमस्कार। हाँ सर। अरविंद सर, आपने इनको कुछ बोला था पानी पीने के लिए, आप पूछिए इनसे। हाँ 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 सर, रवि जी नमस्कार, क्या हाल? सतीश है, सतीश है, बहुत कैसे हैं? बढ़िया अब आप सर। बताइए कि पानी चेंज करने के बाद आपको कैसा लगा? पानी, गर्म पानी सूट डाल के पीता हूँ। हाँ, तो अब आप कैसे लग रहा है, आपको भूख खुली? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, भूख भी लग रही है। केवल केवल पानी से आप ठीक हो गए? नहीं, आज पूरा दिन खेतीबाड़ी का काम था तो पूरा दिन धूप में ही आई घूमा। धूप में घूमता हूँ तो बढ़िया, अच्छा ये भी लगता एक है बहुत सर। बढ़िया कारण, एक बहुत बढ़िया इलाज है, धूप और जी पानी। सर। जी जीभ सर। दिखाइए अब आपका कैसा है? अच्छा, पसीना निकला धूप में? हाँ जी सर। अच्छा, पेशाब कैसी हो रही है आपको? पेशाब ज्यादा हो रही है या लैट्रिन ज्यादा होती है, या कौन चीज कम होती है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन होता है सर। पैसा तो नॉर्मल तरीके से होती है। मतलब आपका अभी कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है? हाँ जी। अभी भी बना हुआ है? हाँ जी। तो आपको कितनी देर बैठना पड़ता है लैट्रिन में? आज तो गया ही नहीं हूँ। हाँ, आज गई नहीं तो आपने? नहीं, अभी इस समय क्या खा रहे हैं इस समय? इस समय में रोटी सब्जी, अभी खिचड़ी और घी लिया। आप आज नहीं गए, या कई मतलब ऐसा होता है कि एक दिन जाते हैं एक दिन नहीं जाते हैं, ऐसा होता है नहीं क्या? नहीं, आज ही ऐसा हुआ। कल क्या खाया था आपने? कल कुलथे की दाल और तुअर की? है किसकी दाल? कुलथी कुलथी कुलथी। कुल्था की दाल, अच्छा 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 अच्छा, कुल्था की दाल लिया था। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, और रोटी, गेहूं की रोटी। अच्छा, पेट में कहीं दर्द आपको तो नहीं महसूस हो रहा है, पेट में भारीपन या दर्द? नहीं 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 नहीं। हम्म। तो आपको कभी कीड़े भी गिरे हैं क्या मल से? नहीं नहीं हम्म। आप नहीं मिट्टी में रहते हैं तो खाना वहीं खेत पे ही खाते हैं या घर पे आके खाते हैं? नहीं, घर पे आके खाता हूँ, गर्मा गर्म खाता हूँ। अच्छा, वो जब आप वहां से खेत खेत में कितने बजे जाते हैं, कितने बजे लौटते हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ सर, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में। हम्म। लेकिन हम्म। आज खेती में काम था तो खेत में चला गया था, हाँ छुट्टी हाँ लगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है जी। ठीक है ठीक है। तो और कोई दिक्कत? नहीं, कॉन्स्टिपेशन रहता है सर, और वेट लॉस हो रहा है सर। वेट लॉस होना तो अच्छा है, वो तो आपके चेहरे पे स्मार्टनेस आ रही है। वेट जी लॉस नहीं होने में सर, सभी लोग शुगर सर ठीक है 70 आपकी? 74 kg था, अब 60 kg रह गया। शुगर टेस्ट कराया आपने? हाँ, शुगर नहीं है सर। टोटल रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन टोटल कराए। शुगर और नहीं है, कोलेस्ट्रॉल? थायराइड नहीं है, बीपी नहीं है। और आपका डाइट में क्या कमी होता जा रहा है, या आपका विरेचन के बाद से आपका वेट कम हुआ है? नहीं नहीं, पिछले 1.5 2 साल से सर कम हो रहा है। तो कोई रीजन नहीं मिला रिपोर्ट्स में, कोई रीजन समझ में आया नहीं? समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। डाइट आपने कम करी है पहले से? नहीं, डाइट तो वैसे ही लेता हूँ। नहीं, डाइट में आपका जैसे रोटी वगैरह का ही गेहूं की ले रहे हैं या चना जौ मिला के लेते हैं? नहीं, दोपहर गेहूं की लेता हूँ और शाम को बाजरे की। गेहूं चोकर समेत या बिना चोकर का? चोकर मतलब? अरे, गेहूं छान के बन पिसवाते हैं या गेहूं बाहर से लाते हैं आटा? नहीं, घर का ही गेहूं है। हाँ, तो उसमें चोकर छान निकाल के देते हैं घर पे छानते घर समय? हाँ, घर पे चोकर छान के ही निकाल देते बनाते। हैं? हाँ जी। गेहूं का चोकर जो छानते समय छलनी से छाना जाता है तो चोकर निकाल देते हैं? नहीं, सुबह नहीं निकालते, नहीं निकालते। चोकर भाखरी का टाइप मतलब बनाते होता है हैं। कि जो फाइबर होता है ना, आटा पिसवाने, गेहूं पिसवाने के बाद जो फाइबर रहता है, नहीं नहीं अब नहीं, ये छान जो लेते हवाले हैं। से डालते हैं और ऊपर से जो निकलता है वो नहीं निकालते सर। अच्छा।
वो हाँ नहीं निकालते हैं पक्का? हाँ, पक्का थूली नहीं निकालते सर। सुबह में तो भाकरी बना के, जो गेहूं का फाड़ा है उनकी भाकरी बना के खाता हूँ नाश्ते में। तो भाकरी मतलब बाटी चोखा टाइप का? भाकरी मतलब क्या? भाकरी मतलब हमारे यहाँ गेहूं का जो बारीक पिसा हुआ लोट नहीं रहे, थोड़ा सा करकरा रहता है, रोटी रहती है, मोटा रोटी लोट रहता रहती है। है। हाँ रोटी, लेकिन गेहूं पूरी तरह नहीं पिस जाता है। अध कचरा बोलते हैं ना हमारी भाषा में। साग जोड़िए आप, अगर आपका पेट साफ ना होने की दिक्कत हो रही है तो साग जोड़िए। अगर आप मक्के की रोटी खा रहे हैं तो मक्के की रोटी भी साग है, या आटा भी जो है आप तीनों आटा मतलब जौ चना कुल्था मिला के प्लेन गेहूं ना लीजिए, चोकर समेत लीजिए। जी करेक्ट। और अगर और थोड़ा सा एक आध साग जोड़िए। और नहीं तो पपीता आप जोड़ लीजिए। पपीता से पेट पपीता। साफ होता है, पपीता की जी सब्जी। या आमली, आमले की रसायन या आमले का सरस, आमले का जूस आता है, जी सर। वो बहुत सॉफ्टली पेट साफ करता है। नहीं तो आपको कुछ ना मिले तो आप त्रिफला ले सकते हो रात में सोते समय, गर्म त्रिफला। पानी से। या खाने के बीच में नहीं, खाने के पहले लीजिए आप। खाने के पहले थोड़ा सा आधी चम्मच घी मिला के त्रिफला ले लीजिए। त्रिफला। हाँ, वो आप दोनों खानों के पहले ले लीजिए घी मिला के। नहीं तो आंवले का जूस ले सकते हैं। और नहीं तो फिर आप मल्टीग्रेन आटा, मतलब या वो पिसवाना होगा आपको। जौ चना कुल्था ये सुबह के समय, और मक्की की रोटी शाम में। मोशन होगा आपको, 100% मोशन होगा, कल ही होगा। और रात में सोते समय मुनक्का और अंजीर ले लीजिए। 10 मुनक्का, मुनक्का। हम्म। 10 मुनक्का और 4-5 अंजीर। जी। हाँ होगा, पक्का होगा, कल ही होगा। आप करके देखिए, कल बताइए। और सर मेरे पास हरडे चूर्ण है घर का बनाया हुआ। हरड़ चूर्ण में गौमूत्र में भिगो दीजिए। हरड़ चूर्ण अगर रखा है उसमें 1 चम्मच गौमूत्र डाल दीजिए। या गौमूत्र का गौमूत्र। अर्क मिल जाए या गौमूत्र वहां पे मिल जाए, उससे बढ़िया कुछ गौमूत्र नहीं है। का अर्क तो लेता हूँ सर, सुबह आपने बोला था हर सुबह 10 ml गौमूत्र का अर्क चालू 10 कर एम एल दिया है। नहीं, 10 ml नहीं, 30 ml करिए। 10 ml अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ नहीं हो रहा है तो 20-25 ml करिए सुबह के समय। अच्छा अच्छा। हाँ, खाली उससे पेट। करते ही आपको मोशन होगा। 20-25 ml गौमूत्र ले लीजिए पानी मिला के। जी और सर। हरण चूर्ण रखा है तो हरण चूर्ण उसके साथ में ले लीजिए, और बढ़िया है। नहीं तो हरित की मॉर्निंग में लो हरडे छोटी चूर्ण वाली, लिया। नहीं तो छोटी हरित की नहीं। मिल जाएगी, उसको गौमूत्र में भिगो दीजिए। और उसको आप गौमूत्र में भिगो दीजिए, और 2 हरण गौमूत्र में भीगी हुई, और उसको सुखा लीजिए। और 2 हरण रात में सोते समय लीजिए। जी हरित की सर। रसायन भी करेगा, हरित की शोधन भी करेगा, और गौमूत्र क्षार है तो क्लीनिंग भी करेगा, आंतों की क्लीनिंग भी करेगी, आपका सांता टंकी जो खत्म हो जाएगी। भूख और खुल के लगेगी। वैसे एक प्लस साइन है कि आपकी भूख लग रही है, अच्छी लग रही है, तो ये जी एक सर। प्लस साइन है। और वो जी वो जो अभी तक आपको भूख नहीं लग रही थी, सबसे बड़ी कंप्लेन आपकी यही थी। लेकिन जी वो सर। अगर वो अग्नि प्रदीप्त हो रही है तो फिर शांता खत्म हो जाएगी मल की। और यही नुस्खों से हो जाएगी, चाहे आमर की सरस जोड़ लीजिए, चाहे त्रिफला खाने के पहले ले लीजिए घर मिला के। नहीं तो आप हरित की गौमूत्र के साथ में ले लीजिए। या हरित की पी लीजिए, खा लीजिए, उसके बाद गौमूत्र पी लीजिए। छोटी वाली हरण को गौमूत्र में भिगो दीजिए, और उसको रात में सोते समय दो हरण लेते रहिए। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी सर। और इसमें मुझे से आप कुछ भी आप ये वीकनेस लग रहा है उनके लिए। वीकनेस के लिए आप दाढ़ी में सरस लीजिए। अनार, वो भी आपका पेट साफ करेगा और आपको वीकनेस भी दूर करेगा। पपीता और सेब लीजिए खाने के साथ में, ओके। है ना? पपीता जी सेब सर। और ये- अनार का जूस। अनार का पूरा पूरा आपको अनार लेना है, मतलब जी जो निकालेंगे उसके बीज, बीज समेत लेंगे तो पेट भी साफ करेगा। जी और अनार आपका आयरन भी बढ़ाएगा। जी सर। पपीता खाने की सब्जी में पपीता, कच्चा पपीता रखिए। आमले का आपके वहां पे आमला मिल जाएगा मिल इस समय। जाएगा। तो आमले का वो आप निकाल लीजिए पल्प, वो निकाल लीजिए, पहले उबाल लीजिए कुकर में, बीज निकाल दीजिए। और उसका ओके। जूस निकाल के वो उसकी चटनी बना के डेली लीजिए, लहसुन आमला। लहसुन और आंवला। दो दो लहसुन और आमला, ओके सर। एक जी आमला। सर। उसको चटनी में मैश करके वो सुबह खाने के समय लीजिए, देखिए। जी सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।
सर आपका कान वाला प्रॉब्लम और नाक का सर्दी का प्रॉब्लम कैसा है? कान में तो आवाज आ रही है सर, लेकिन नाक तो क्लियर हो गया सरसों ऑयल से। हाँ, ठीक है, कुछ तो कान में अच्छा हो आवाज गया। आ रही है क्या आपको? झुंझुनाहट की, भौरे की आ रही है? ये भंवरे की आवाज आ रही है सर। आप ऐसा मशीनरी। करिएगा, लहसुन लीजिएगा। लहसुन लीजिएगा, लहसुन है ना आपके पास? लहसुन छील हाँ के वो कान में रख लीजिएगा, वहां पे कान में, जिस कान में आवाज आ रही है। हाँ, लहसुन रखा था, लहसुन में दोरा सुई से धागा लगा के ये कान में रखा था मैंने। हाँ, तीन नहीं चार रखिएगा अभी। एक हफ्ते तक किया था, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं मिला नहीं सर। नहीं, अभी करिएगा, क्योंकि अभी आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। अभी अपान की भी दुष्टि हो रही है। अभी आपका पूरी तरह से पेट साफ नहीं है। इसको आप कुछ दिनों रख लीजिए। ठीक है। जी सर। और कोई ठीक। कान में प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है? कोई हियरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये हाँ, लेफ्ट ईयर में कम सुनाई देता है सर। ये इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोस बोलते हैं ना, मेनियर्स डिसीज। आप मेनियस डिजीज से चक्कर कर भी आते हैं क्या? हाँ, चक्कर कभी कभी आता है सर। हम्म। तो कभी कभी इन्फेक्शन रहा था आपको, बहुत तगड़ा इन्फेक्शन कान का? जी सर। कभी कान का इन्फेक्शन और भी पहले रहा था क्या? कभी कान बहता था नहीं या नहीं कभी नहीं कुछ नहीं कान नहीं में नहीं दिक्कत नहीं नहीं, रहती थी? कान में आप बिल्कुल कुछ नहीं था। आप वो तो नहीं, सीख वगैरह तो नहीं डालते थे? नहीं नहीं। सर में भी दर्द रहता है, मेनियस डिजीज जैसे बताया, तो हाँ आपको और जी। कोई सिम्टम, और कोई इसके अलावा है ये सर में ये दर्द? पूरा। हाँ, सर में दर्द रहता है सर। और कान में पूरा भारी भारी और डेफनेस भी रहता है। बिल्व तेल आता है, एक बिल्व तेल करके आता है। और इंदुबटी, और ये हम्म। तो आपको बताया ही होगा शायद, डॉक्टर ने आपको इंदुबटी वगैरह या वो, है ना? नहीं दिया। एक रामेठा वाला आता है, लेकिन रामेठा नहीं मिलेगा आपको। आप पंचेंद्रिय वर्धन तेल, या आप लहसुन का तेल, या श्री बिल्व तेल, ये आप कान में डालिए, दो दो बूंद। बिलवा दी तेल। हाँ, श्री बिल्व तेल करके, हाँ बिलवाजी तेल करके आता है। जी सर। और इंदुबटी करके आती है। सर रामेठा मिल जाएगा? रामेठा मिल जाएगा? हाँ है मेरे पास। है तो फिर आप डाल के देखो ना, तो वो तो जमदग्नि सर ने बहुत बार बताया रामेठा तेल। लेकिन कम डाल के देखिएगा, एक दो बूंद। लिम्फ, एंडो लिम्फ में स्वेलिंग बता रहे हैं, एंडो लिम्फ में। इंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स बोल रहे हैं। आई प्रेशर बढ़ ड्रॉप्स रहा में, है है। ना? तो लहसुन आप लगाते रहिएगा। वो जी। एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी होगा। और हम्म। अगर रामेठा तेल सर का अगर मिल जाए तो वो ट्राई करके देखिए। जी धूपन सर। ये। करिए, धूपन। अरे सर, हरिहर सर, हम्म। हरिहर सर। जी सर। हाँ, गुग्गुल और जी हल्दी मिला सर। के उसको कान में धूपन दीजिए। लिम्फोनाइटिस खत्म हो जाएगा। जी गुग्गुल हल्दी मिला के जी जी थोड़ा सा, और वो कोन बना लीजिए। और वो दूर से कान में धूपन दीजिए। जी जी। और वो नाक जी में भी सर, लेना है। आती है वो आवाज? वही नाक से लेना है। मतलब मुंह से लेना है, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। कभी भी नाक से ना छोड़िएगा। नाक से लेना है। जी जो कोन बनाइएगा वो धूपन, आप अगर नाक से भी लोगे तब भी उसका इफेक्ट कान में आएगा। तो नाक से ही जी लेने हैं, अगर कान लेने में दिक्कत हो तो नाक से लेना है धूपन, और मुंह से छोड़ना है। कभी भी मुंह से नहीं लेना है और नाक से नहीं छोड़ना है। हमेशा नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। किसका धूपन लेना है सर? गुग्गुल और हरिद्रा। गुग्गुल मिल जाएगा, गूगल हरियर सर। मिल जाएगा। गूगल ने हरदर। हाँ, सूखी हल्दी। अच्छा। और हाँ। हल्दी, हल्दी, हरड़ नहीं, हल्दी। हरिद्रा। हल्दी हल्दी। हरिद्र हल्दी हल्दी। गोकुल बात शामक है, हल्दी पित्त शामक है। और बात पित्त की संप्राप्ति खत्म होते ही लिम्फोसिटिस खत्म हो जाएगी। और नाक से तेल डालते रहेंगे, नाक का नस बताया है, तो नाक का वो और वो तेल भी जो है वो आपका वो रहेगा। वैसे नाक वाला तेल अगर डालते हैं तो बचा तेल या ज्योतिषमती तेल, मतलब थोड़ा सा उष्ण लेखन करने वाला रहेगा। और नाप पे भी आप अपीडक नस भी दे सकते हैं, क्योंकि अपीडक नस भी बोला गया है। लेकिन आप नस तेल का ही रखिए अभी, क्योंकि हमको वात का शमन करना है। ठीक है ना? तो क्योंकि वो ईयर ड्रम हमारा एक इंद्रिय हो रहा है, तो और
कोई आंख में काजल भी लगा सकते हैं आप। कोई काजल जो है देसी घी में दिया जलाइए उसको, उल्टी प्याली रख दीजिए उसके ऊपर, वो दिया से जो काजल निकलेगा वो आंख में लगा सकते हैं। या गुग्गुल जला के भी धुआं उसको प्याली में रख लीजिए उल्टा करके, उसका दिया भी जला सकते हैं। उसका धुआं, वो उसका कालिक जो है वो आंख में लगा दीजिए। तो आंख नाक मुंह के लिए गंडूस कर लीजिए, तो अपने आप ही कान चौथा जो इंद्रिय रह जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। मुंह में जी तिल तेल भरिएगा, और जब तक जी। आपका इतना तेल भरिएगा कि मुंह हिलाए ना आप, हम्म। मुंह में आप हिला ना पाए, इतना तेल भरिएगा तिल का तेल, और सुबह के समय कर लीजिए 10 मिनट के लिए, कान यस खुल सर। जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और कुछ ऐड, रसायन बट्टी ऐसे कुछ ऐड करने के मेडिसिन में? रसायन बेटी, रसायन बेटी दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा अगर रसायन बेटी लेना चाहें। नहीं तो गोछुर और चंद्रप्रभा हमेशा क्लेद शोषक होता है, अभी सर ने बताया था पिछली बार। गोछुरादि कौत या गोछुरों की गोछुरादि गुग्गुल और चंद्रप्रभा, ये क्लेद शोषक होता है, अपने आप ही क्लेद हटा देगा वहां से। नहीं सर, उनका ये कहना का है ना कि वो वीकनेस के लिए कोई अवले रसायन बेटी इसको दे दीजिए चलेगा ना, कोई रसायन बेटी दे दीजिए। चित्र। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा दे सकते हैं, हाँ, चंद्रप्रभा रसायन मिट्टी को रसायन का भी देंगे। काम करेगा और क्लेद का भी पाचन करे, शोषण करेगा। गोछुरादि चाहे तो रहने दीजिएगा, चंद्रप्रभा और रसायन बेटी दे दीजिए। हाँ नहीं तो वही देते च्यवनप्राश अच्छा जोड़ ले, अच्छा। च्यवनप्राश जोड़ लीजिए नहीं खाने के साथ में, चित्र, या सुबह के समय दूध के साथ में। या चित्र खरीदते आंवला का हैं आता सर। है, या ब्रह्म रसायन आता है वो ले सकते हैं, या अमृत प्राश घृत वो जोड़ सकते हैं, नरसिंह रसायन है वो जोड़ सकते हैं। नरसिंह हाँ रसायन वो मिल जाएगा सर। नरसी रसायन सर, नरसिंह रसायन से अच्छा इनको। इधर है ना हाँ, पाउडर फॉर्म में मिलता है, और रसायन के कौन सा आता है वो मालूम नहीं है, मैंने एक दो बार मंगवाया लेकिन कुछ अच्छा नहीं आया। पाउडर नरसिंह फॉर्म में रसायन बहुत आता है। बढ़िया काम करता है, चेहरे पे भी चमक आ जाएगी इनके, और बढ़िया हो जाएगा, और ताकत भी। और नहीं तो आपको कुछ नहीं मिला है तो आप रसायन बटी चंद्रप्रभा बटी के साथ में दे दीजिए। एक तरफ क्लेद पाचन होता रहेगा और रसायन बटी से ताकत आती रहेगी। नवजीवन रस हम्म। करके आता है, हाँ हाँ, नवजीवन आता है। नवजीवन रस की टैबलेट भी आते हैं, पाउडर भी होता है, तो वो च्यवनप्राश में डाल देना, उस च्यवनप्राश को ले लेना सुबह सुबह। नवजीवन रस सारी धातुओं को पुष्ट करता है। तो कल तो इसमें तो बहुत हम लोगों के नवजीवन में पास। तो कुचला आता है ना। हाँ हाँ, धातु परिपोषण क्रम नवजीवन में सुधारता है, तो जैसे शिलाजीत करता है, जैसे शिलाजीत करता है, हाँ शिलाजीत भी हाँ वो कुछ। शिलाजीत की भी आप जोड़ सकते हो, शिलाजीत तो आदि बटी हो तो वो भी धातु परिपोषण क्रम सुधारता है। हाँ वो तो कुचला वाला है ना नवजीवन रस तो। हाँ और उनको भूख भी लगाएगा थोड़ी, अग्नि हाँ, नहीं मंद है नहीं, तो। भूख लगनी शुरू हो गई है तो अपने आप ही अनुलोमन हो जाए, एक बार शोधन हो जाए और अच्छे से। तो इसीलिए ये जो चीजें बताइए ना, थोड़ी सी चीजें, इससे अपने आप ही हो जाएगा। आंवला है, त्रिफला है, और ये कई उसमें गौमूत्र है, गौमूत्र खरीद की है। ये सब कई चीजें ऐसी हैं जो अपने आप ही क्लीनिंग कर देंगी। वीकनेस प्रॉब्लम नहीं है, वीकनेस की नहीं है, वेट कम होना अच्छा है। आपका प्रॉब्लम जो मेन चीज है मेनस, आपको चक्कर आना हो सकता है, मेनस डिजीज की वजह से आपको वीकनेस लगती हो, तो वो आपका वो मेन कॉज वहीं पे है, वो वहां पे वात की वजह से क्षयात्मक संप्राप्ति हुई है, और वात पित्त गत व्याधि है, इसीलिए वात पित्त गत ट्रीटमेंट आपको करना होगा। तो इसमें आपको आराम मिल जाएगा। नींद की भी तकलीफ है सर, नींद नहीं आती, नींद के लिए टेबलेट क्लोनाजेपम लेनी ही पड़ती है। नहीं तो आप ऐसा करिए, उसके लिए भी आप पैर में तेल लगा के, पैर में मालिश करके, और थोड़ा सा नाक में भी तेल डाल के, और ओम का जाप करते हुए सोइए, कोई अच्छा सा मंत्र लगा के, तो नींद आएगी। आप अब कोरोना जब आपकी आप आदत पड़ी हो तो उसका पूरा कुछ समय के लिए विड्रॉ करना पड़ेगा आपको, कुछ समय के लिए करिए। अजवाइन रखिए आपके पास, अजवाइन भून के दे दीजिए, काली अजवाइन, पारसी गेवानी करके आता है, अजवाइन रखिए आपके पास, अजवाइन घर में रखी होती है, अजवाइन आप 1 चम्मच लीजिएगा, भून के ले लीजिएगा, और आज जी सोते सर। समय आप ले लीजिएगा। और ओके सर। क्लोनाजप आप नहीं लेनी है आपको, 1 चम्मच अजवाइन खाने के साथ में ले लीजिए, या खाने मिला के, या खाने के बाद ले लीजिए, और कोई दवाई नहीं लीजिएगा। आप देखिए नींद आएगी आपको। और तेल, सरसों का तेल का या कोई भी तेल का या तिल तेल का पैरों में मालिश कर लीजिएगा, पैर साफ कपड़े से धो लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा, ओम का जाप करते हुए 15 बार 20 बार जाप करेंगे, नींद आ जाएगी।
जी सर। भूल जाइए क्लोरेनापाम, वो परपिटेशन करेगी और ड्राइनेस करेगी। कॉन्स्टिपेशन आपका मेन कारण क्लोरेनापाम है। हाँ जी। मेन आपका कॉन्स्टिपेशन का या सामता का कारण आपका यही सब चीजें तो है। क्लोरेनापाम ये सब तो ड्राइनेस करती हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस करती है। अच्छा। तो आप अजवाइन लेके देख लेना, आपको नींद आएगी। 1 चम्मच अजवाइन ले लो भून के। जी सर। राइट सर। थैंक यू सर। 2 मिनट रह गए सर, पाठक सर। चलिए, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। हाँ और सर। तो कोई पेशेंट है नहीं। अब हम कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।